अध्यक्ष जी, आज सुबह से इस सदन में हमारी सरकार के विश्वास मत पर चर्चा चल रही है। विश्वास मत की चर्चा में विपक्ष के तेवर आक्रामक हों, ये बहुत स्वाभाविक है, किंतु इस बार की चर्चा में आक्रमण की बजाय सत्ता खोने की बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही है। विपक्षी बेंचों से जो भाषण हुए हैं, उनमें से कुछ के स्वरों में सरकार न बना पाने की छटपटाहट थी, तो कुछ के वाणी में सरकार चले जाने की फड़फड़ाहट थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी ओर से विश्वास मत रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आत्मविश्वास के साथ साथ पूरे संयम और धीरज के साथ अपनी बात रखी थी। मुझे दुख हुआ, चिदंबरम जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के भाषण का उल्लेख तो किया, किंतु जिन्होंने विश्वास मत रखा था उनके भाषण की ओर उनका ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री के भाषण में चिदंबरम जी आज के वर्तमान राजनीतिक हालात की चिंता भी थी, भारत की वर्तमान दुर्दशा पर वेदना भी थी, और सर्वानुमति से इन चीजों का निदान करने के लिए आपको साथ साथ चलने की अपील भी थी। अध्यक्ष जी, अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में बनी है, वो केवल मतदाताओं का जनादेश लेकर नहीं बनी, वो इस देश और विदेश में रहने वाले आम भारतीय की शुभेच्छा लेकर भी बनी, उनकी शुभकामना और दुआएं लेकर भी बनी है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी, यहां बैठे कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से ये सरकार पसंद हो या न पसंद हो, लोकतंत्र का तकाजा है कि हम इस जनादेश का आदर करें, इस जन भावना का आदर करें। अटल जी को जो गुडविल, जो प्रसिद्धि पूरे देश में प्राप्त है, उससे सदन में बैठा हुआ कोई भी नेता अपरिचित नहीं है। आज लोग केवल विश्वास मत के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास मत उन्हें मिले इसकी दुआएं भी कर रहे हैं। शरद पवार जी यहां बोलते हुए कह रहे थे कि बीजेपी को केवल 26% वोट मिला है, ये जनादेश नहीं सरकार बनाने का। मैं याद दिलाना चाहती हूं शरद जी को, बैठे नहीं है वो, आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि यदि जनादेश का मतलब 51% मत प्राप्त करके सरकार बनाना होता है, तो हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी कांग्रेस को सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया था। 40 वर्षों तक 32% मत प्राप्त करके आपने सरकार चलाई है, और इस देश का 68% मतदाता आपके खिलाफ खड़ा रहा है। लेकिन 54% मैंने इसीलिए 45 में से 40 साल कहा, मैंने इसीलिए 45 में से 40 साल कहा। कितने वर्ष 32% से चलाई है बताइए? क्या आपने 32% पर इस देश में वर्षों सरकार नहीं चलाई? इसीलिए मैं कहना चाहती, इसीलिए मैं कहना, मैंने 45 में से 40 वर्ष यही कहा। वो साधारण चुनाव नहीं था 1984 का, लेकिन मैंने इसीलिए वो 5 वर्ष निकाल कर बात की है। 32% पर आपने देश की सरकार चलाई, इसलिए ऐसा भ्रामक प्रचार करके आप जनभावना के साथ खिलवाड़ न करें, जनादेश का निरादर न करें। अध्यक्ष जी, सुबह से हम पर आरोपों की झड़ी लग रही है। 3 बातें बार बार कही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, सुखराम जी का नाम लिया जा रहा है, जयललिता जी का उल्लेख किया जा रहा। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, मैं पूछना चाहती हूं कि सारी उम्र जिन चालों को चलकर आप सत्ता से चिपके रहे, एक बार की हमारी चाल से बौखला गए? अरे जिन महानुभाव को आपने उत्तर प्रदेश के राजभवन में बैठा रखा था, अध्यक्ष जी, कोई उस आदमी का जवाब शराफत से दे सकता था? किस तरह की चालें और कुचालें वो चल रहे थे वहां बैठ करके। यानी आप धांधली पर धांधली करते जाएं और सामने खड़ा हुआ मार खाता रहे,
यही नैतिकता है, यही आदर्श है, यही सिद्धांत है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस not good. Please take your seat, please. No, take your seat, please. ये चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे आया? नाम नहीं लिया। No, take your seat, please. No, not good. Please, no, please take your seat. Not good. Take your seat, please. What is this? No, not good. Take it. No, please take your seat. No, not good. Please, take your seat. What is this? No, not good. No, when the minister is on his legs. No, please take it. There is a time and opportunity to rebut it. You have a time. Please don't. इस हाउस में रमेश भंडारी No. पे चर्चा की है। गवर्नमेंट कहा है ना किसी का Madam, please continue. Nothing will go on record. Please take your seat. Take. अध्यक्ष जी, जब वहाँ से मायावती जी स्पीकर का पूरा कॉन्डक्ट की चर्चा करती है तो चुपचाप रहते हैं। Please take. और मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है। No, this is not good. Every time you are leveraging. No, not good. यहाँ गवर्नमेंट की रिपोर्ट पर चर्चा है। There is an objectionable. I expel from the record. Please sit down. Anything objectionable, I will expel from the record. Please check. Note. No, if it is objectionable, I will expel from the record. Please take your seat. No, this is no. If it is objectionable, I will expel from the record. Please take. अध्यक्ष जी, जिस संस्कृति ने हमें आदर्शों के लिए मरना सिखाया है, उसी संस्कृति के नीतिकारों ने हमें यह भी बताया है कि हर बार मरकर आदर्शों की रक्षा नहीं होती, बहुत बार दुष्टों को मारकर आदर्शों की रक्षा की जाती है। और इसीलिए पहली बार शठे साक्षम समाचरित से हमने यूपी में इन लोगों को मात दी है। इसीलिए बौखला रहे हैं, बार बार खिसिया रहे हैं और हर बार यूपी की बात करके हमारे ऊपर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। जहां तक Please, no running comment, please. I have permitted her to speak. There is a time opportunity to you also to rebut it. What is it? Please continue. सुबह से बहुत बार ये सुखराम जी का नाम ले चुके हैं। अब शरद जी यहाँ बैठे होते तो मैं उन्हें बताती कि सुखराम जी सुख तो आप ही को देकर गए हैं। यहाँ तो सूखा हुआ राम आया है जिससे देश को किसी तरह की कोई खतरा, कोई नुकसान उससे होने वाला नहीं है। उनका सुख आपने बहुत वर्षों भोग लिया। तो छोड़ दे रहा। Please पार्टी फंड देकर दिया। take your seat. What is his name? No, please. No, it is not good. It is not good, David. No, please, it is not good every time. No, इनकी भी सरस्वती बंद है। please. कोई नाटक नहीं काम कर रहा है। ये सरस्वती बंद हो गई 5 ही दिन में। Sir, what is
Please continue. Please continue. अध्यक्ष जी, सुबह से बहुत बार इन्होंने जयललिता जी के संबंध में बात की और सोमनाथ जी ने तो अपने भाषण का कर दिया, लेकिन सोमनाथ दा यहाँ बैठे होते तो मैं उनसे पूछती कि जिस सरकार के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर जिस पार्टी के साथ वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, क्या उसी कांग्रेस के शरद पवार जी ने जयललिता से सहयोग करके सरकार बनाने की बात नहीं की थी? मैं चुनाव पूर्व गठबंधन की बात नहीं कर रही हूं। एक जरा सी नाराजगी की भनक मिलते ही झपट कर दाव मार लो, इसके लिए शरद पवार जी ने जयललिता जी से संपर्क नहीं साधा था और गुपचुप नहीं साधा था। बाकायदा टीवी पर ऐलानिया कहा था कि हम सरकार बनाने के लिए जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जयललिता जी भी उसमें शामिल हैं। आज वो यहाँ व्यंग कस के कह रहे थे चिट्ठी आ रही है, चिट्ठी आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उसी चिट्ठी के लिए पलक पावने बिछाए शरद पवार इंतजार नहीं कर रहे थे? कतार में खड़े होकर, और मीडिया ने इसीलिए लिखा था कि एक चिट्ठी का दो जगह पर इंतजार हो रहा है, दो लोगों को इंतजार हो रहा है, लेकिन हमें मालूम था चिट्ठी हम ही को आनी थी, हम ही को आई, लेकिन बाद में अंगूर खट्टे हैं ये कह करके अगर आज शरद पवार खिसियाएं और यहाँ खड़े होकर के व्यंग से ये बात कहें तो ये उन्हें शोभा नहीं देती। अध्यक्ष जी, सोमनाथ जी ने आधा भाषण जयललिता जी पर और आधा हिंदुत्व पर दिया। मैं चाहती थी कि मेरे भाषण के में समय सोमनाथ दा और शरद पवार यहाँ बैठे होते तो मुझे बोलने में जरा ज्यादा आनंद आता। सोमनाथ दा एडवोकेट हैं, वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला तो यहाँ देते हैं जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में जिस जजमेंट में हिंदुत्व की परिभाषा दी है, शायद वो जजमेंट सोमनाथ दा की नजर से नहीं गुजरी, क्योंकि पढ़ने की जहमत नहीं उठाई उन्होंने। अध्यक्ष जी, अगर सोमनाथ जी होते तो उनको पढ़कर सुनाती, लेकिन आपके माध्यम से इस सदन को सुनाना चाहती हूँ। 1994 का जजमेंट है, रिव्यू नहीं हुआ है, ये जजमेंट रिव्यू नहीं हुआ है, और कौन पेटिशनर है, कौन जज हैं, इन सब का खुलासा देकर के बताना चाहती हूँ। नहीं अध्यक्ष जी, नहीं अध्यक्ष जी, डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, साइटेशन लिख लें सोमनाथ जी को बताने के लिए। 1994 6 SCC पेज 360। जजमेंट किनका है ये भी बता दूं, जस्टिस भरूचा और जस्टिस अहमदी, जो जस्टिस अहमदी बाद में हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश हुए, सुप्रीम कोर्ट के और हिंदुस्तान के न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे। मैं केवल 2 पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ। सोमनाथ भी वकील हैं, सोमनाथ भी वकील हैं, और वकील का जवाब तो दूसरा वकील ही देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वकालत में ये ट्रेनिंग है कि अपने पक्ष का जजमेंट तो पढ़ो मगर विरोध का जजमेंट भी पढ़ो। पता नहीं इतने सीनियर एडवोकेट हो के वो कैसे भूल गए इस जजमेंट को पढ़ना। अध्यक्ष जी, जस्टिस अहमदी और जस्टिस भरूचा ने जो सेपरेट जजमेंट लिखा है उसमें कहा है, हिंदुइज्म इज अ टॉलरेंट फेथ, इट इज दैट टॉलरेंस that has enabled Islam, Christianity, Zoroastrianism, Judaism, Buddhism, Jainism and Sikhism to find shelter and support upon this land. Now the words, मैं चाहूंगी आप गौर करें। Ordinarily, Hindutva is understood as a way of life or a state of mind, and it is not to be equated with, I repeat, and it is not to be equated with or understood as religious Hindu fundamentalism. हिंदुत्व को रिलीजियस हिंदू फंडामेंटलिज्म से इक्वेट मत करिए। हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में, अपने राष्ट्रपति अभिभाषण में उस सेकुलरिज्म के प्रति अपनी कमिटमेंट अनइक्विवोकल टर्म्स में बताई है। लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अच्छा है इसे आप लोग भी अपनी जहन में उतार लें, ताकि हमारा नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस का हिंदुत्व या हमारे घोषणा पत्र का हिंदुत्व आपको कम्युनल न लगे, उसमें से आपको सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती की बू न आए। और जहाँ तक सेकुलरिज्म का सवाल है, आप लोगों के सेकुलरिज्म की परिभाषा तो मौके और ज़रूरत के अनुसार बदलती है।
कभी आप जम्मू में हिंदू कार्ड चलाकर वोट मांगते हैं, कभी आप दिल्ली में सिख विरोधी कार्ड चलाकर वोट मांगते हैं, कभी आप केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते हैं, कभी आप मिजोरम में रूल अकॉर्डिंग टू बाइबल का वादा करके वोट मांगते हैं। और केवल आप नहीं, यूनाइटेड फ्रंट के लोग सुबह और शाम अकाली भाजपा गठबंधन को देश का सबसे बड़ा फिरका परस्त गठबंधन कहकर गाली देते हैं, लेकिन जब उनका सेक्युलरिज्म उनके पूर्व प्रधानमंत्री को पूरे देश में से एक सीट भी जिताने की क्षमता नहीं रखता, तो उसी अकाली दल की बैसाखियों पर चढ़कर उनके पूर्व प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचते हैं। यह है आपका सेक्युलरिज्म। यहां बैठ करके मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, दिक्कत मेरी यह है कि सब लोग अपना अपना बोलकर चले गए और जब जवाब सुनने की बारी आई तो कोई है नहीं, अब बाय प्रॉक्सी उनको जवाब पहुंचा दीजिए। मुलायम सिंह यादव यहां बैठकर आरोप लगा रहे थे घर में बैठकर सुन रहे हैं, घर में बैठकर सुन रहे हैं, घर में बैठकर सुन रहे हैं। आप तो सुन के सुनो, आप तो सुनो, आप भी सुन। चले गए प्लीज। मुलायम सिंह यादव यहाँ बैठकर आरोप लगा रहे थे कि अटल जी को तो मंत्रिमंडल भी बनाने की स्वतंत्रता नहीं, संघ के सलाह पर मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। अगर मैं मुलायम सिंह जी की बात को केवल तर्क के लिए सत्य मान लूं अध्यक्ष जी, तो भी अगर संघ की सलाह पर देश की रक्षा का भार जॉर्ज फर्नांडिस के कंधों पर डालने की सलाह दी जाती है, तो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को इस सरकार से किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए जाते हैं। वो आरोप लगा रहे थे मेरे खिलाफ बीजेपी हमेशा अपराधियों को खड़ा करती है। क्या मैं रिकॉर्ड रख दूं उन लोगों का जिनको खड़ा किया बीजेपी ने मुलायम सिंह जी के खिलाफ? एक बार खड़ा किया उपदेश चौहान को, जो उनकी पार्टी के एमएलए थे पहले। दूसरी बार खड़ा किया डीपी यादव को, जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके थे। तीसरी बार खड़ा किया अशोक यादव को, जो उन्हीं की पार्टी के पहले सदस्य रह चुके थे। अब जब वो लोग उनकी पार्टी में होते हैं तो दूध के धुले होते हैं, तब वो सम्मानित विधायक, माननीय मंत्री, लेकिन जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो घोर अपराधियों का चेहरा बन जाता है उनका, तब वो क्रिमिनल हो जाते हैं। ये उधार लेकर काम नहीं चला रहे तारिक अनवर जी, उधारी में तो कभी आप भी इधर आने वाले। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, अरे वो तो बैंडिट क्वींस को उतारते हैं चुनाव के मैदान में। बैंडिट क्वींस को, इधर तो कोई प्रिंसेस भी नहीं है उनके, या तो बैंडिट क्वीन चुनाव के मैदान में उतरती हैं। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं अध्यक्ष महोदय, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इसलिए आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर वो देख लें। वो कह रहे थे लक्ष्मी पार्वती जी से आपने तोड़ दिया, टीडीपी से कर लिया। मायावती जी भी नहीं है, मायावती जी भी यहाँ कुछ कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी को अविश्वसनीय बता रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अविश्वसनीयता तो उन्होंने बता दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के रेस्ट हाउस की घटना वो भूल गई। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के लोगों के चंगुल से उनकी जान बचाई थी। भूल गए मुलायम सिंह यादव क्या क्या अनर्गल प्रलाप किया था उन्होंने मायावती के खिलाफ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, 21 तारीख की रात को कल्याण सिंह सरकार का पलड़ा गिराने के लिए, तख्ता पलटने के लिए जो गठबंधन हुआ था 21 की रात को, वो कौन सा नैतिकता पर आधारित गठबंधन था? वो कौन से सिद्धांत पर आधारित गठबंधन था? वो कौन से आदर्शों का परिचायक गठबंधन था? क्या वो घोर अवसरवादिता नहीं थी? क्या वो घोर सत्ता प्राप्ति के लिए किया गया गठबंधन नहीं था? इसीलिए मैं कहती हूँ कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले जो कुकर्म स्वयं किए हैं उनको हम देखना ना भूलें। यहाँ पर लोगों को सब कुछ याद रहता है और जिन्हें याद नहीं रहता उनको याद दिला दिया जाता है। कोई ना कोई खड़ा होकर के उनको कर्मों की याद दिला देता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट के अंतर विरोधों का यहाँ काफ़ी जिक्र किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बात कर रहे थे सोमनाथ दा यहाँ हमारी तरफ हमारे अलायंस के एटीट्यूड्स की। वो बार बार पूछ रहे थे कि हम अलायंस पार्टनर से पूछना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स बीजेपीज इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स बीजेपीज हिंदुत्व।
मैं उन्हीं की भाषा में उनसे पूछना चाहती थी, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स गैट, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स WTO, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पेटेंट लॉ। और जिनके साथ आपके मार्गदर्शक, राजनीति का चाणक्य स्वयं को कहने वाले, उनकी पार्टी के कॉमरेड सुरजीत, जिस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उनका एटीट्यूड क्या आपके एटीट्यूड से मेल खाता है? इसलिए वो तमाम बातें जो हमारे अपने यहाँ घट रही हैं, उनकी अनदेखी करते हुए हम जब दूसरों पर आरोप करते हैं तो बात में असर नहीं रहता, वो बात बेअसर जाती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ सभापति जी कि ये तर्क कुतर्क, ये कटाक्ष प्रहार तो बहुत होंगे और बहुत होंगे, लेकिन इस वाक युद्ध से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। हम अच्छी बहस करके अच्छे डिबेटर्स तो कहला सकते हैं, लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स और अच्छे रूलर्स की ज़रूरत है देश को, अच्छे डिबेटर्स की ज़रूरत नहीं है। इस देश के सामने बहुत समस्याएं मुंह बाई खड़ी हैं। अभी कह रहे थे चिदम्बरम जी, वो भी उठ के चले गए, मैं चाहती थी उनकी बात का तो तुरंत यहाँ जवाब देती। वो ये कह रहे थे कि हम क्यों आपका समर्थन करें, आपके नेशनल एजेंडा में कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई प्रोग्राम नहीं। और आरोप की ध्वनि में उन्होंने कहा कि आपके नेशनल एजेंडा से राष्ट्रपति अभिभाषण बना है, शब्दशः वर्ड फॉर वर्ड लिया है। उपेंद्र जी, अगर हम नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस से राष्ट्रपति अभिभाषण न बनाते तो हम पर इनकंसिस्टेंसी का इल्जाम आप लगाते हैं, और अगर हमने नेशनल एजेंडा से वर्ड फॉर वर्ड अपना राष्ट्रपति अभिभाषण बनाया है तो आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने सब कुछ नेशनल एजेंडा से उठा लिया। अरे राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है, और वो नीति हमने अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में दी तो राष्ट्रपति अभिभाषण कहाँ से बनता? वो आरोप लगाते हैं हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। वो पूछते हैं हमसे कि हम किस लिए आपका समर्थन करें, किस लिए सहयोग करें। मैं कहती हूँ पैरा दर पैरा पढ़ते जाओ नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस को, पैरा दर पैरा पढ़ते जाओ राष्ट्रपति अभिभाषण को, आपको प्रोग्राम के सिवाय उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं पूछना चाहती हूँ उधर बैठे हुए साथियों से, किसी भी बालक को भूखा न सोने देने का संकल्प क्या प्रोग्राम नहीं है? बेघरों को 20 लाख घर वार्षिक बनाकर देने का संकल्प क्या प्रोग्राम नहीं है? 33% आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार की भागीदारी में बढ़ोतरी करना क्या प्रोग्राम नहीं है? पूरे देश की कन्याओं को ग्रेजुएशन तक निशुल्क शिक्षा देकर के शिक्षित करना क्या प्रोग्राम नहीं है? मेरे यहाँ से और लोगों को बोलना है, समय कम है, वरना मैं सारे पैरा आपको पढ़कर सुनाती और चिदम्बरम जी की बात का यहाँ जवाब देती कि इस किसी पैरा में आपको प्रोग्राम दिखाई नहीं दिया, आपको कार्यक्रम दिखाई नहीं दिया, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम किस प्रोग्राम पर आपका समर्थन करें, हम किस कार्यक्रम पर आपका समर्थन करें। अध्यक्ष जी, मैं पूरे अदब से कहना चाहती हूँ कि अगर सर्वानुमति और आम सहमति से सरकार बनाने का समय कभी आएगा तो आज आया है। क्यों? ना तो हमारे पास इतना बड़ा बहुमत है कि हम विपक्षियों को धता बताकर हेकड़ी से राज चला सकें, और ना हमारे पास इतना कम बहुमत है कि हम बाहर बैठे हुए कुछ लोगों के दबाव में सरकार चला सकें। आज हम इस दबाव में नहीं कि दूर से कोई बटन दबाकर हमारी सरकार की गर्दन दबोच दे, लेकिन इतना बड़ा बहुमत लेकर के भी नहीं आए हैं कि आप लोगों के सहयोग के बिना समस्याओं का निदान कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आज वक्त है आम सहमति से सरकार चलाने का, देश में सर्वानुमति का वातावरण पैदा करने का आज वक्त है। ये समस्याएं वर्षों से निदान खोज रही हैं, लेकिन निदान नहीं मिला, क्योंकि या तो राज हेकड़ी से चला और या राज दबाव में चला। आज है, मैं तो हेकड़ी में बोल ही नहीं रही, आप लोग जब थोड़ा सा भी शोर करते थे तो चुप कर जाती थी। मुझे मालूम है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए गंभीरता से बोल रही हूँ, हेकड़ी से नहीं बोल रही हूँ। कुछ आरोपों का जवाब देना मेरा फर्ज बनता था, इसलिए उनका जवाब मैंने दिया है। लेकिन मैं एक अपील करना चाहती हूँ आपसे, आपके माध्यम से इस सदन के तमाम विपक्षी बेंचों पर बैठे हुए लोगों को अपील करना चाहती हूँ, आइए इस मुल्क का मुस्तकबिल साथ साथ चलकर लिखें। आइए इस देश का नवनिर्माण मिलकर करें, लेकिन निर्माण नफरत से नहीं होगा। निर्माण पूर्वाग्रहों के चश्मे लगाकर अगर आप हमें देखेंगे तो नहीं होगा। मेरी केवल एक अपील है, एक बार पूर्वाग्रहों को त्याग कर हमें परखिए। मैं अपील दोहराना चाहती हूँ क्योंकि बीच में शोर हो गया।
एक बार पूर्वाग्रहों को त्याग करके हमें परखिए। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है, साथ साथ हम सफर बनकर चलते हुए आपकी सारी मिथ्या धारणाएं समाप्त हो जाएंगी, सारे भ्रम का वातावरण समाप्त हो जाएगा। हिंदुस्तान में राजनीति तो बहुत हो चुकी, लेकिन राज नहीं हुआ। वर्षों से अघाया हुआ देश सुराज का इंतजार कर रहा है। वर्षों से अघाया हुआ देश एक अच्छी सरकार की इंतजार कर रहा है। अगर नफरत को थोड़ी देर थूक कर, अगर पूर्वाग्रहों का चश्मा उतार कर, We kindly yielding. Mr. Chidambaram in his speech quoted the decisions or statements of a meeting of RSS in Bangalore. They said that when time comes, we will take out these the building of the temples in Madurai, Varanasi and etc. Is it also is a method of conciliation? भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा सीक्रेट एजेंडा नहीं है, मैं आपको बता दूं। और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्री के नाते बोल रही हूँ, आरएसएस की स्पोक्स पर्सन के नाते नहीं बोल रही। Which controls BJP? ये आपकी धारणा, इसे मैं कह रही। ये जो आपकी धारणा है, मैं जब ये बात कहती हूँ कि साथ चलकर देखिए आपकी मिथ्या धारणाएं समाप्त हो जाएंगी, तो ऐसे जो भ्रमों के जाल में आप फंसे हुए, एक समय आप हमें एंटी दलित कहते थे, कभी आप हमें महिला विरोधी कहते थे, कभी आप हमें अल्पसंख्यक विरोधी कहते थे। धीरे धीरे चीजें हटी। जिस सिख के रखी थी, आज पंजाब में वही हिंदू और सिख की इकट्ठी मिलीजुली सरकार बन रही है। वो धारणाएं समाप्त हो गई। जो लोग हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, पूछिए उनका अनुभव, कितने अच्छे तरीके से वो शासन चल रहा है। इसीलिए कह रही, एक बार कुछ देर के लिए मौका देकर देखिए, हम सफर बनकर देखिए, अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके देखिए। ये आप भंवर जाल में फंसे हुए हैं। ये मिथ्या धारणाएं केवल कम नहीं होंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि एक राष्ट्र का नवनिर्माण, ये एक संकल्प हमारे सामने है। और मैं केवल 4 पंक्तियां, अध्यक्ष जी, बार नहीं, मुझे नीरज की 4 पंक्तियां बहुत पसंद है, जो इस मौके पर बहुत प्रासंगिक है, मैं कहना चाहूंगी। मैडम भूरिया जी बैठी आप, 4 पंक्ति के पहले भूरिया जी बैठिए। 370 वो बता दीजिए, क्या आपके उसमें है कि उसको हमें चला? कांतिलाल जी बैठिए, अभी आप नेशनल प्लीज सिट डाउन, बैठिए। तमाम मुद्दे जो बैठिए, आप बैठिए। के सामने मोबाइल खड़े हैं, वो She is not नेशनल yielding, एजेंडा में बैठिए। है। मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, नीरज ने कहा था, निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है। निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है। सुख शांति खड़ग पर नहीं प्रेम पर चलते हैं। आदमी देह से नहीं नेह से जीता है। आदमी देह से नहीं नेह से जीता है। बम्बों से नहीं बोल से वज्र पिघलते हैं। बम्बों से नहीं बोल से वज्र पिघलते हैं। इसी के साथ मैं अपील करना चाहूंगी कि इस विश्वास मत के पक्ष में मतदान करके आप इस सरकार को मजबूती बख्शें।